सबसे पहले मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जिस महापंचायत के लिए आज सुबह से हम यहाँ पर एकत्रित हैं। उस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा के मुखिया के तौर पर सत्तारूढ़ दल के नेता हैं वो, तो इसलिए वो उस हरियाणा विधानसभा की पंचायत के सबसे प्रमुख नेता हैं सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। वो आज हम लोगों के बीच में हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले यह सदन जोरदार तालियों से मनोहर लाल खट्टर जी का अभिनंदन। मैं अपने सुधी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित महानुभावों को साथ में ये भी बांटना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक अनूठी बात है। अमूमन जब किसी मुख्यमंत्री या ऐसे प्रमुख व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है तो उनका कार्यालय तकरीबन एक हफ्ते पहले से काफ़ी परेशान करने लगता है। परेशान ऐसे करता है कि वो सवाल क्या पूछे जाएंगे, सवाल आप पहले से भिजवा दीजिए, सवाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रहा कि हमने ये समय उनसे तकरीबन 15-20 दिन पहले लिया और अभी तक उनके कार्यालय से किसी ने ये नहीं पूछा कि आप सवाल क्या पूछेंगे। तो इतनी ईमानदारी के साथ जवाब देने के लिए मनोहर लाल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं तहे दिल से सर आपकी सराहना करता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिमांशु जी, आज प्रातःकाल का कार्यक्रम मेरे सामने बन करके जब आया तब उसमें लिखा हुआ था कि 8 बजे जनता टीवी। उससे पहले मुझे भी याद तो लिखवाया हुआ था, लेकिन मैंने इसकी कोई चिंता नहीं की कि भी जनता टीवी का शाम को 8 बजे कार्यक्रम है। जो हमारे मन में है वो बाहर है। निश्चित रूप से जिस सावगोईता के साथ आज मनोहर लाल जी हमारे बीच में हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम जिज्ञासाएं जो प्रदेश की जनता के मन में हैं उनका समाधान आज इस मौके पर मिले। और हमने अपने जनता टीवी पर एक नंबर दिया हुआ है जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश के वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनके मन में अगर कोई सवाल आते हैं तो वो सवाल भी जो है इस दौरान, कार्यक्रम के दौरान हमें भेज सकते हैं। उन सवालों को भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रदेश के मुखिया से उन्हें वो जवाब मिल सके जिसकी वो प्रतीक्षा करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करें सर। सर, आज से तकरीबन 3.25 साल पहले आपने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला। मनोहर लाल खट्टर जी जो तकरीबन 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, 1980 में पूर्णकालिक प्रचारक बने, 1994 में आप भारतीय जनता पार्टी का दायित्व संभाले और तमाम दायित्वों से गुजरते हुए अचानक आपने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला। क्या बदलाव आया जीवन में इन 3.25 साल में? क्या बदल गया ऐसा जो आप साझा करना चाहें प्रदेश की जनता से? देखिए, जीवन में एक संस्कार प्राप्त किया था कि जनता की सेवा करने का कोई प्रारूप, कोई सिस्टम को मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहते हुए तो संस्कार प्राप्त किए। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते समय एक सरकारों के साथ जब हमारा बीच बीच में संबंध आया, क्योंकि हमने 1996 से लेकर के 99 तक चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय भागीदारी की, उस समय प्रदेश का संगठन मंत्री था, तो सरकारों के माध्यम से भी जनता की सेवा हो सकती है, ये एक कल्पना जो थी वो एक प्रकार से उसकी पुष्टि हुई। क्योंकि सत्ता को भोगने का एक काम लगातार अपने लोकतंत्र में जो चल रहा है, सत्ता को सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है, ये कल्पना उस समय थी और उसको आज हम एक प्रकार से 3.25 साल के अंदर किस प्रकार से धरती पर उतारना है उसका सफल प्रयोग हम कर रहे हैं। देखिए, आपके जीवन में क्या बदलाव आया इसमें कि आज से 4 साल पहले जो मनोहर लाल खट्टर जीवन जीते थे, जिस प्रकार की जीवन पद्धति थी, इस प्रदेश के मुखिया का दायित्व बड़ा दायित्व है, उस दायित्व को संभालने के बाद आपके अपने जीवन में क्या परिवर्तन है? ऐसा कुछ जो आप महसूस करते हैं कहीं खो गया या ऐसा कुछ जो आपको मिल गया? देखिए, बड़ी जो एक परिवर्तन मैं समझता हूँ कि जो हम सामान्य एक व्यक्ति के नाते से, कार्यकर्ता से जितना नज़दीकी से मिल सकते थे, किसी भी व्यक्ति को कभी भी जाकर के मिलने की जो हमें छूट होती थी, बड़ी पीड़ा होती है जब कभी हम जनता के बीच में जाकर के किसी व्यक्ति को मिलना भी चाहें, दूर से हमारी आंखें भी मिलती हैं, नमस्ते भी होती है, जाकर के उसको हाथ भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो या तो मेरे हाथ को चुप करके कोई हमारा सुरक्षाकर्मी पीछे कर देता या उसके हाथ को जोर से हाथ मारता है। यानी जनता से जो मिलने जुलने का हमारा जो फ्रीक्वेंट, जो बहुत सहज स्वभाव था, उसमें मुझे थोड़ी कठिनाई आई है। और थोड़ा सा काम के नाते से एक एकांगी रूप ही हो गया कि लगातार चाहे प्रशासन के लोगों के साथ, चाहे अपने पार्टी के यानी मंत्रिमंडल के साथ, चाहे पार्टी के लोगों के साथ, विधायकों के साथ
यानी थोड़ा जो समय ज़्यादा लगता है, जनता के बीच में सीधा संपर्क मेरी करने की इच्छा बहुत रहती है, लेकिन उतना कई बार संभव हो नहीं पाता। वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, उसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में कभी कभी निकल करके मैं ऐसा काम कराऊँ। एक दिन तो मैं रात को 11 बजे एक प्राइवेट गाड़ी लेकर के सेल्फ ड्राइव करके मैंने केवल अपना पीएसओ अपने साथ बैठाया और मैं पंचकुला चला गया। किसी एक सज्जन को मिलना था, मिल करके वापसी आया। तो वापसी पर ये मेरे पीएसओ था, मेरा पीए था और मैं खुद ड्राइव कर रहा था। तो हाउसिंग बोर्ड चौक के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस का एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे हाथ देकर रोक लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइसेंस पूछेगा और कुछ करेगा, लेकिन संयोग ऐसा है उसने पहचान लिया, पहचानते ही दूर से सलूट मारा, दूर दौड़ भाग गया। आते हैं अनुभव। जब अपन कोई पद प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो कई कल्पनाएं रहती हैं। जब आपने पार्टी के स्तर पर यह दायित्व आपको मिला कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस दायित्व को निभाएं, तो उस समय आपके मन में कल्पनाएं रही होंगी, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो ऐसा कुछ कर लूँ। आज तकरीबन 4.25 साल हो रहे हैं, ऐसा कोई मन में मलाल है कि जो सोचा था कि अगर मुख्यमंत्री बना तो ऐसा कर लूंगा, पर आज महसूस करते हैं कि अब बन तो गया पर ये कर नहीं पा रहा? देखिए, मलाल तो नहीं है, लेकिन विचार में इतनी बातें जरूर हैं कि करने के लिए जितने काम हैं, एक सरकार को जितने काम कर लेने चाहिए, उसके लिए उतना समय एक कार्यकाल का इतना छोटा होता है कि उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन करने की जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आज भी घूम रही हैं, बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं। हमने किया बहुत कुछ है, हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम किए, हमने विकास के काम किए, हमने समाज में एक नागरिक को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, सामाजिक दिशा क्या होनी चाहिए, समाज की एकता, बहुत काम किए हैं, इतने किए हैं, अथाह काम किए हैं। कोई भी एक व्यक्ति गिनाना चाहे हमारे सरकार का भी तो पूरे काम गिना नहीं सकता, लेकिन फिर भी करने लायक आज भी इतना है कि इतने सालों की जो व्यवस्था, गली सड़ी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था का निर्माण कभी हमारे आज़ाद भारत में यानी किया ही नहीं गया, हरियाणा निर्माण करने के बाद किया ही नहीं गया, बहुत काम करने के बाद भी बहुत काम बाकी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 3.25 करोड़ रुपए की हमारी 3.25 करोड़ पॉपुलेशन हरियाणा की है, जिसके अंदर लाखों लोग बेरोजगार हैं। उनकी बेरोजगारी को दूर करना, जो थोड़ा जीवन स्तर की जिस प्रकार की जीने के लिए उनको एक चाहिए अवसर चाहिए, उस प्रकार के अवसरों का उसको उपलब्धता नहीं होती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हाउसिंग है, कितनी समस्याएं हैं। आम आदमी की जो खुशहाली की जो बात हम करते हैं और जो एक ऐसा सुखी समाज जिसकी कल्पना अपने दीनदयाल जी उपाध्याय ने की थी, उसमें करने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत बाकी है। आपने कहा कि एक कार्यकाल बहुत कम है, तो मनोहर खट्टर जी के मन में जो कल्पनाएं हैं काम करने के संदर्भ में, उसमें कितने कार्यकाल की उम्मीद करते हैं? वो पार्टी और जनता उन्हें कितने कार्यकाल उपलब्ध कराए जिसमें लगता है कि काम हो पाएगा? मनोहर लाल को कार्यकाल चाहिए ऐसा विषय नहीं है। विषय तो यह है कि कोई भी सरकार आए उसके लिए एक पद्धति निश्चित होनी चाहिए, उस पद्धति से लगातार काम करने का अभ्यास बनना चाहिए जी। कार्यकाल अब मेरे कार्यकाल में मुझे करना है या कोई और आके कर नहीं सकता, ये एक ट्रेंड सेटिंग की बात होती है। हमने एक ट्रेंड सेट ऐसा कर दिया है कि आने वाली सरकारें हमारी आए, कोई और आए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे, कोई और रहे, लेकिन अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता। मानो कोई एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ, उदाहरण छोटा नहीं बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एमएसपी की घोषणा की है, एमएसपी की घोषणा में एक सिद्धांत लागू कर दिया कि लागत का 50% लाभ मिलना ही चाहिए। बहुत फसलों में 50 से ऊपर भी है, दालें हैं 62%, 65%, बाजरा है 98% लाभ मिला है। लेकिन अब एक ट्रेंड ये सेट हो जाएगा कि अब कोई सरकार चाहे तो जो लागत वो गिनेंगे उस लागत से 50% से कम लाभांश कर ही नहीं सकते, तो ट्रेंड सेट हो गया। इस प्रकार के ट्रेंड सेट करने की बहुत सी बातें हैं। अभी पिछले दिनों हमारे सामने एक ग्रुप आया कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमने कहा सैलरी बढ़ा देते हैं। सैलरी बढ़ाने के बाद हमको लगा कि ठीक है, इनको संतोष तो हो गया, लेकिन हर साल कहेंगे सैलरी बढ़ाओ। हमने क्या किया कि अब हर साल मत आना हमारे पास, ये सैलरी आपकी बढ़ा दी है, अब जो प्राइस इंडेक्स है उस प्राइस इंडेक्स के साथ इसको जोड़ देते हैं, हर 6 महीने आपकी सैलरी बढ़ जाएगी अपने आप। हमारे पास आए, मुझे लगता है कि सदन को एक बार जोरदार तालियों से जो है इस घोषणा की सराहना क्यों आए हमारे पास। हम सिस्टम्स को सेट कर रहे हैं, सिस्टम्स को सेट करने के लिए एरिया बहुत वास्ट है, उसमें एक एक चीज करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जितना 5 साल के कार्यकाल में हमने किया है, आज तक पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं किया, फिर भी करने के लिए और काम बाकी है। आपसे मैंने पूछा कितने कार्यकाल और चाहिए, तो आप उस सवाल को थोड़ा घुमा गए, लेकिन आज सुबह से जब से सेशन चल रहा है तो ये सवाल कई राजनीतिज्ञों से किया गया, अलग अलग पार्टियों से किया गया, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया सिवाय आपके मंत्रियों के, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे विपुल गोयल जी थे, चाहे आपके प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराले थे। अगली बार भी चुनाव हुए तो चेहरा कौन होगा, उन्होंने कहा हमारे नेता मनोहर लाल खट्टर होंगे।
मनोहर खट्टर जी को ये कहने में क्यों संकोच हो रहा है कि मैं ही चेहरा रहूंगा? मैंने बताया कि हमारा जो सिस्टम है, संगठन है, हमारी विचारधारा है, विचारधारा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं व्यवस्थाओं की, व्यवस्था बनाने की। यानी व्यक्ति कोई भी आ सकता है, मैं ये कहूँगा मैं ही आऊँगा, ये मुझे लाना है तो मेरी टीम के लोग लाएंगे, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, मेरी टीम के ऊपर मुझे भरोसा है और मुझे ये भी भरोसा है कि जिसको भी लाएंगे वो ठीक ही लाएंगे। इसलिए अपनी टीम पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अपने वोटर पर, अपनी टीम पर, अपने विधायकों पर, अपने केंद्र की हमारा जो नेतृत्व है उनके ऊपर भरोसा करता हूं कि जो करेंगे ठीक करेंगे। पर आपने जो कहा कि हमारी टीम के लोग आएंगे, पर ये टीम के लोग चुनकर कैसे आएंगे? क्योंकि जो 2014 का चुनाव था उसमें तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर मुख्यमंत्री के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता थे वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे थे, पर आखिरी में मोहर तो मनोहर खट्टर जी पे लगी। तो इस बार उन 11 लोगों के हाथों में तो ये ताकत नहीं रहेगी कि वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बताएं। हिमांशु जी, ये प्रश्न मेरे से उस समय भी किया जाता था और उस समय तो किसी को पता भी नहीं था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैंने उस समय ये कहा था कि आप कहते हैं 1 दर्जन है, मैं ये कहता था कि 90 के 90 विधायक जो हमारे प्रत्याशी उस समय थे, वो प्रत्याशी यदि 90 के 90 अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके चलें और उनके कार्यकर्ता इस प्रकार उत्साह में आके काम करें, उनका वोटर उनको 5-7-10% वोट ज्यादा दे दे और इस कारण से 90 के 90 विधायक भी अगर मुख्यमंत्री का दावेदारी करके आ जाते हैं, हमारे 90 विधायक आने के बाद एक को मुख्यमंत्री अपने आप चुन लेंगे। आपने जो कहा कि 90 सीटों पर लड़ें, अब 90 सीटों पर मुख्यमंत्री बनकर लड़ने की तो स्थिति है नहीं खट्टर साहब। अब लड़ाई लड़ी जा सकती है तो कुल मिला के आपकी सरकार के कामकाज पर ही लड़ी जा सकती है। तो कोई ऐसी 5 उपलब्धियां आपकी सरकार की जिन्हें लगता है कि इन उपलब्धियों के कारण से आपके प्रत्याशियों का बेड़ा पार हो जाएगा? 5 ही क्यों है, कोई 5 मैं गिना सकता हूं जी। देखिए, जो भी सरकारें आती हैं उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि विकास के काम करें। हमने जब विकास के काम गिनाने लगेंगे तो विकास के काम बहुत किए हैं। सड़कें हैं, आज सड़कों का जाल सारे हरियाणा में बिछा है। 17,000 किलोमीटर 6,500 करोड़ रुपया लगा करके हमने अभी तक की सड़कें या तो नई बना दी हैं या उनकी रिपेयर कर दी है। 3.5 साल के कार्यकाल में कोई भी सरकार 66 से लेकर आज तक इस आंकड़े को मिलान कर दे तो ये मान जाऊंगा कि हमने कुछ नहीं किया। एक बात, हमने जितने पिछली सरकारों के छोड़े हुए बकाया काम थे, एक तो रनिंग काम होते हैं। रनिंग काम माने सरकार ने जाने से पहले 1 साल पहले शुरू किया, रनिंग काम में 2 साल लगने वाले थे, 1 साल उन्होंने किया, 1 साल हमने कर दिया। वो तो हर एक सरकार, दैट इज इन कंटिन्यूएशन। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो खड्डे खोद करके छोड़ के चले गए, बीच में अड़के खड़े हो गए। उदाहरण के लिए केएमपी है, केएमपी जो कुंडली मानेसर पलवल, ये 2005 के अंदर इसकी योजना बनी, 2009 में ये रोड बन के तैयार हो जाना चाहिए था। और वास्तव में ये हमारे एनसीआर के एरिया की तो खास करके एक लाइफलाइन है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। लेकिन 2009 आते आते ऐसा फंसा के इन्होंने रखा, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा अड़ गया कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, ये होगा नहीं होगा। हमने आते ही सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि आप निर्णय कुछ भी कर देना, कितना भी पैसा कंसेशनर को देना दे देना, लेकिन हमको अनुमति तो हम बनाएंगे। हमने बनाना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड टाइम में 2.5 साल के अंदर वो सड़क बन करके अब प्राय तैयार है। ये कांग्रेस की छोड़ी हुई सड़क है, नेशनल हाईवे नंबर 1। आप कौन सा मुकरबा चौक से लेकर, यानी दिल्ली के पोर्शन में भी मुकरबा चौक से लेकर ठेठ अमृतसर तक उस रोड के जितने काम थे पेंडिंग, उसमें से आधे ज्यादा बीच में खाली छोड़ करके भाग गए। क्यों भागे? कि इनके सौदे पटे नहीं। यानी भ्रष्टाचार का ये आलम था कि जो कंसेशनर थे कुछ सोच करके काम करने के लिए आता था, बीच में उनका सौदा बिगड़ता था, उठा करके चला जाता था, उसकी पेमेंट नहीं होती थी, कोर्ट में चला जाता था, कोई भी झगड़ा। कितने काम हमने आके पूरे किए, ऐसे मैं बहुत काम गिना सकता हूं। ये सारे विकास के काम हमने पूरे किए। मैं सिर्फ एक देता हूं, रेलवे के हमारे आरओबी आरयूबी इस समय कुल मिलाकर 63 आरओबी आरयूबी जो हमारे टाइम पर सैंक्शन हुए, बन करके कुछ तैयार हो गए, कुछ अभी लगभग आधे से ज्यादा तैयार हो गए, आधे पर काम चल रहा है। 63 और 47 का रिकॉर्ड है, ये कागजों का रिकॉर्ड है कि 47 ईयर्स में टोटल 64 आरयूबी बने हैं, केवल 64। हमारे 3.5 साल में 63। अभी काम की कमी है क्या? तो इस नाते से विकास के काम हमने बहुत किए। अगली बात गिनाता हूं मैं कि व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम ये हमने ऐसा किया है कि इन सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का ये काम करते, व्यवस्थाओं को सिस्टमेटिक चेंज को करते, तो ये जो उनका भ्रष्टाचार था
यानी पिछली सरकार को तो बीबीसी भ्रष्टाचार की बात कही जाती, मैंने कई बार कहा है, बदलियां, भर्तियां और सीएलयू, यही इनका उद्योग था। इसको टोटली हमने बंद कर दिया। आज भर्तियां ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होती हैं। हमने जितनी भर्तियां की हैं उसके अंदर कोई आदमी कह दे क्या मेरे से पैसा लिया। हाँ, एक गिरोह हमने पकड़ा। वो गिरोह कैसा पकड़ा? 6-7 आदमी पकड़े गए जो मेरिट वाले लोग थे, उनके साठगांठ करते थे, उनसे पैसा ले लेते थे और बाद में जितने उसमें से भर्ती हो जाए उनके पैसे जेब में रखना, बाकी उनको वापस कर देना। हमने 8 लोग 9 लोग आज भी जेल में हैं, कुछ की हो सकता जमानत हो गई हो। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे जो सन 2000 से लगे हुए हैं, यानी चौटाला के टाइम पर लगे, कुछ कांग्रेस के टाइम पर लगे, कुछ हमारे टाइम पर भी लगे हुए हैं, लेकिन एक गिरोह बन गया। उस गिरोह ने ऐसे भोले भाले लोगों को फंसाना और फंसा करके और इसका धंधा करना। हमारी मेरिट में कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने तमाशे किए। इसको हमने ट्रांसपेरेंसी के नाते से आज 24,000 भर्तियां तो हमने अपनी जो हो चुकी हैं, 22,000 उसमें पाइपलाइन में, 46,000 तो हमारी जो अपनी एडवर्टाइजमेंट में उसमें से हो गई हैं। 9,500 भर्तियां ऐसी थी, हमारे कुछ मित्र अध्यापक बैठे होंगे जो पिछली बार जिनके एग्जाम हो गए लेकिन रोक दिए। कैसे कि कैंडिडेट कोई है, पेपर कोई और देके जा रहा है, फिर उनके अंगूठे कभी अंगूठे में लाओ, कभी हस्ताक्षर में लाओ, इसी के अंदर 2 साल 2.5 साल लग गए। 9,500 अध्यापकों की उनकी हमने भर्ती करवाई। आने वाले समय में 7,000 पुलिस की भर्ती और 38,000 ग्रुप डी की भर्ती, ये 45,000 भर्तियां ये अब हम कराने वाले हैं। एवर हाईएस्ट नौकरियां पिछले जितने भी 48 साल का कार्यकाल है हमारी एचपीएससी की इस बार की, हमारे मेंबर भी बैठे हैं एचपीएससी के, 1900 बल्कि 2000 भर्तियां इस एक साल में 1900 हुई हैं। तो इस एक साल में 2017-18 में 1900 भर्तियां पिछले किसी साल में नहीं हुई है। एक साल में इनकी 1200 भर्तियां हुई हैं 2012-13 में कांग्रेस के टाइम पर, वो भी हाईएस्ट थी उनकी, लेकिन हमारी 1901 ही साल में हुई हैं। तो आखिर भर्तियों का काम ये हम कर रहे हैं, हमारी भर्तियां हो रही हैं। साथ साथ रोजगार के नाते हमने इन्वेस्टर्स समिट किया। इन्वेस्टर्स समिट के अंदर हमारे 350 MOU हुए और उसके अंदर लगभग 6-6.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का विषय आया। आज उसमें से 150 के लगभग MOU ऐसे हैं जो धरातल पर आ चुके हैं, या उनके लाइसेंसेस हो गए हैं, या उन्होंने जमीनें खरीद ली हैं, उन्होंने अपने क्लियरेंसेस ले ली हैं। 1,24,000 आदमी प्राइवेट उद्योगों में, लगभग 21,000 छोटे बड़े उद्योग ये लग चुके हैं, जो MSME में हैं, छोटे उद्योग हैं, बड़े 150 के लगभग तो बड़े उद्योग में कह रहा हूँ। तो 1.5 लाख लोग ये लगे हैं। आज हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। हमारे लिए चैलेंज भी है कि आने वाले समय में हमें 4-5 लाख और लोगों को डील करना पड़ेगा जो आज या तो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयड आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट देना, अंडर एम्प्लॉयड को भले कुछ कर रहा है लेकिन फिर भी संतुष्टि तो उसकी भी नहीं है। हमने सक्षम योजना बनाई। इस सक्षम योजना का देश भर में किसी सरकार के पास योजना नहीं है कि जो हमारा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो पढ़ा लिखा और बेरोजगार बैठा है, उसको हमने कहा कि तुम आओ, हम तुम्हें 100 घंटे काम लेंगे, ऑनरेरियम देंगे 9,000 रुपया, ताकि तुम अपने माता पिता पर बोझ ना रहो। आखिर एक ऑनरेरियम दे करके उसको इसके बात के लिए तैयार करना कि तुम अपनी नौकरी के लिए तैयारी करो, कंपटीशन के लिए तैयारी करो, कहीं ट्रेनिंग ले, कहीं स्किल डेवलपमेंट में जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओ, आखिर उसको तैयार करने के लिए मौका देना। आज 42,000 लोग इस नाते से हम उनको कुछ ना कुछ काम दे चुके हैं। उसमें से कई लोग अपने आप छोड़ भी गए हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट जिनकी हो गई है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए हैं। तो इस नाते से एक नई स्कीम ये हमने चलाई है। तो हमारे पास कामों की कमी नहीं है। हमने समाज की दिशा देने के कितने काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये किसी और के माथे में पहले नहीं आ सकता था क्या? ये जेंडर रेशो आज एकदम कम हो गई क्या? ये 20 साल 25 साल पहले की समस्या है। आखिर हमारी 2012 के अंदर जो 835-836 की जेंडर रेशो ये ऑन रिकॉर्ड है, वो आज 922 हुई है। तो हमने इसमें काम किया है, काम किया हर एक डिपार्टमेंट में। जनता को भी हमने इंस्पायर किया है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन उनके अंदर डाली है। NGOs ने भाग लिया, पंचायतों ने भाग लिया, स्वच्छता अभियान ये हमने काम किया। आज हम पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। मैं 5 पर रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे कठिनाई हो रही है। आपने इतनी उपलब्धियां बताई, लेकिन फिर भी जब हरियाणा के संदर्भ में बात होती है या हरियाणा की जनता से बात होती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के संदर्भ में बात होती है, तो अमूमन टिप्पणी होती है कि आदमी अच्छे हैं पर प्रशासन में पकड़ थोड़ी कमजोर है। आप कितना स्वीकारते हैं इस आरोप को? देखिए, इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। पहली बात तो यह है कि अधिकारियों पर पकड़ रखने का अर्थ क्या, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। आखिर अधिकारियों से काम लेना हो तो हम ले रहे हैं, गर्दन पकड़ के काम कराना
तभी वो काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। और जो गर्दन पकड़ के काम कराते रहे हैं, वो जब तक वो सीट पर बैठे हैं तभी तक वो तो उनकी देखा देखी कुछ 2-4 काम कर लिए। जिस दिन आंख ओझल हो गए उनकी गोभी भी उन्होंने खो दी है, काम भी उन्होंने ही किया है। इसलिए हमको अपने अधिकारियों पर भरोसा है, अपने कर्मचारियों पर भरोसा है। प्रदेश को एक ठीक दिशा में ले जाने के लिए अभी हमने पीछे हमारे 47 IAS IPS अधिकारी थे, 14 हमारे मंत्रिमंडल के हम लोग थे, हम जो यानी 61 लोग 3 दिन तक इकट्ठे एक जगह पर एक चिंतन शिविर हमने किया। उस चिंतन शिविर में 3 दिन के बाद एक ऐसा वातावरण बना कि एक टीम के रूप में हम काम कर रहे हैं। कोई IAS अधिकारी को डंडा मार करके या किसी HCS HPS को डंडा मार के काम लेने की ये संस्कृति रहनी ही नहीं चाहिए। भय क्यों करे, उसका भी तो प्रदेश है। और उसने तो, मैं कहानी सुनाता हूँ, पीछे एक मीडिया में मैंने सुनाई थी, छोटी सी कहानी इस पर सुनाता हूँ। एक राजा था और उस राजा को अचानक एक दिन घूमते हुए अपने मंत्री को कहा कि आज दोपहर को बड़ा मजा आया खाने में। कि साहब क्या था? कि सब्जी थी, बड़ी स्वाद थी। किस चीज़ की थी? बैंगन की थी। मंत्री ने कहा कि बैंगन? साहब बैंगन तो इसका नाम ऐसे ही बैंगन है, बैंगन का नाम होना चाहिए बहुगुण। इसमें बहुत गुण होते हैं, इसमें तो ये गोल गोल होता है, चमकीला होता है, सिर पर ताज होता है, भरता बड़ा अच्छा बनता है, ये वो 4-6 गुण बैंगन के गिना दिए। बात आई गई हो गई। 8 दिन बाद फिर घूम रहे थे पार्क में। उस दिन राजा ने कहा कि भाई आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या? कि मेरे पेट में गुड़गुड़ है। कि साहब दोपहर को सब्जी क्या खाई थी? कि सब्जी तो बैंगन की खाई थी। तो मंत्री कहता है बैंगन का नाम तो ऐसे ही बैंगन है, इसका नाम होना चाहिए बेगुण। ये तो बेगुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें तो टेढ़ा है, काना हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, नहीं खाना चाहिए, ये वो सारे उसके अवगुण गिना दी। राजा कहता है भाई 7 दिन पहले वाली बात ठीक थी या आज वाली ठीक है? तो मंत्री कहता है दोनों ठीक है। कि दोनों कैसे हैं? कि साहब मैंने नौकरी आपकी करनी है, बैंगन की थोड़ी करनी है। तो ये मंत्री जो है ना, ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार आएगी इन्होंने नौकरी उसकी करनी है, हमको किसी को रोब दाब करने की जरूरत नहीं है। ठीक काम करते हैं, बढ़िया करते हैं, बढ़िया करेंगे। नहीं, समस्या तो इसी कारण से है कि लोग कहते हैं कि मनोहर लाल जी भरोसा अधिकारियों पर ज्यादा करते हैं, अपने विधायकों और मंत्रियों पर कम करते हैं। ऐसा नहीं है, हम अपने अधिकारी और मंत्रियों पर भी पूरा करते हैं। हमारे अधिकारी मंत्रिमंडल के और विधायक, हम लगातार जितना हमारा मिलने जुलने का क्रम है, ऐसा इतिहास उठा के कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का वो हमको बता दे। आज मैं सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और बुधवार, मैं यहाँ आने से पहले 2 घंटे अब विधायकों से मिल के आया हूँ। हर मंगल और बुधवार 2-2 घंटे में विधायकों को मिलता हूँ। 4 घंटे लगातार मुख्यमंत्री विधायकों को मिलता हो, किसी का कार्यकाल बता दो आप, नहीं हो सकता। हम हर सप्ताह मंत्रिमंडल के लोग, हमारी औपचारिक बैठक लगभग महीने में 1 बार होती है, लेकिन अनौपचारिक बैठक हमारी 2 घंटे 2.5 घंटे मंत्रिमंडल की हर सप्ताह होती है। खुलकर हम विचार करते हैं, कोई विषय किसी से छुपा नहीं रहता। सामूहिकता में हमारा विश्वास है, सामूहिक रूप से हम सारा बातचीत करते हैं। और ये बात ठीक है कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोगों को कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो हमारी पार्टी में नहीं होंगे। राजनीति में प्राप्त करने की इच्छा कि कैसे कम की जाए, कैसे घटाई जाए, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा सिद्धांत है। राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति बिजनेस नहीं है, राजनीति सेवा है। सेवा करने के लिए आप यहाँ आए हो, इसलिए 5 साल सेवा करो। अगली बार 5 साल के बाद आपको आना है तो स्वागत है, आपको अगर नहीं आना तो दूसरा कोई तैयार बैठा होगा, उसको ले आएंगे, दिक्कत नहीं है। आपके संदर्भ में जो मैंने बात कही कि लोग कहते हैं कि आदमी अच्छे हैं, प्रशासनिक पकड़ कमजोर है, इसके कुछ उदाहरण भी आते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात आती है कि खिलाड़ियों के संदर्भ में एक सर्कुलर जारी हो गया कि जिनको भी अगर अपने जहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं वहाँ से अगर उन्हें पुरस्कार राशि मिली है तो आपकी जो घोषणा थी 1.5 करोड़ 1 करोड़ वो राशि कटौती कर ली जाएगी। बाद में आपको जब पता चला तो आपने उस फैसले को वापस लिया। तो ऐसे नीतिगत फैसले अधिकारियों के स्तर पर कैसे ले लिए जाते हैं जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों के स्तर पर होने? देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने जो उनकी राशि की घोषणा की हुई है 1.5 करोड़ 2 करोड़ 6 करोड़ तक की हुई है, उसमें कोई कटौती का कभी सर्कुलर नहीं निकला, कोई उसकी मंशा नहीं, कोई इसका निर्णय नहीं। केवल ये थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर शायद बहुत ज़्यादा स्पष्ट हम जितना कर देना चाहिए था किया नहीं, क्योंकि बावेला ज़्यादा खड़ा हो गया। हमने कहा जब कभी विषय आएगा तब क्लियर करेंगे। एक नियम 1986 का है, हमारे समय का नहीं है, पिछली सरकारों का है, कि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसको अपनी जो सैलरी है उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत परिश्रम करके कोई उसको आय होती है। मानो किसी ने पुस्तक लिख दी, उसकी रॉयल्टी मिलती है,
या मानो किसी ने एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को पेश करके और एडवर्टाइजमेंट का कोई उसको मिल गया मेहनताना मिल गया। ऐसे सारे जितने भी आय है उसका 1/3 उसको सरकार को जमा कराना होता है। ये नियम आज का नहीं है, ये 1986 का है। तो इसलिए उसी नियम के आधार के ऊपर एक खिलाड़ी, शायद विजेंद्र नाम था, विजेंद्र जो है वो छुट्टी लेकर के और प्राइवेट, आजकल खेल चल पड़े ना, क्या उसको बोलते हैं, मुक्केबाजी के जो उसमें गए थे, क्या उसको कौन सा नाम, प्रोफेशनल जो खेलों में, उसमें जाने के लिए उसने छुट्टी मांगी। इंग्लैंड के लिए बॉक्सर है जी। हमने उसको छुट्टी दी। छुट्टी देने के बाद उसका छुट्टी का कोई विवाद पड़ गया। पहले शायद हमने मना की, फिर हमने दे दी। बीच में कोर्ट में भी एक केस चला गया। तो कोर्ट ने कहा कि जो नियम आप बाकी एम्प्लॉइज के ऊपर लागू करते हो, इनके ऊपर भी लागू करो। उसके बाद खिलाड़ियों पर लागू करने के लिए उस सर्कुलर को हमारे एक अधिकारी ने निकाल दिया कि ठीक है, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी आते हैं। उसमें 1/3 जो इनका मेहनताना है। अब वो प्रोफेशनल खेल में उनको 10 करोड़ मिलता, 2 करोड़ मिलता, 5 लाख मिलता, 25 करोड़ मिलता, वो जितना मिलता उस एक खिलाड़ी के कारण से निर्णय आया था, बाकी किसी का कुछ नहीं था। बाकी जो हम सरकार की ओर से जो उनको रिवार्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं, उस रिवार्ड में से उनके काटने का विषय नहीं था बिल्कुल। इसलिए कोई ऐसा, वो तो केवल कन्फ्यूजन होने के बाद हमने कहा ठीक है, इसको होल्ड पर रखते हैं। होल्ड पर रखने के बाद अगर निर्णय लेंगे कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल बैठ करके विचार करेगी और विचार करने के बाद जो निर्णय लागू होगा उसको करेंगे। सरकार का निर्णय नहीं है ये। आपने अपनी सरकार के संदर्भ में तमाम उपलब्धियां बताई हैं, लेकिन किसी भी सरकार का आकलन करने का एक माध्यम उसके विपक्ष की भूमिका भी देखी जाती है। तो हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विपक्ष की भूमिका को कैसे आंकते हैं? क्या यहाँ पे जो विपक्षी दल हैं वो अपनी भूमिका का सही निर्वाह कर पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष की भूमिका रचनात्मक हो तो अच्छा, लेकिन एक डेमोक्रेसी का अपने देश में है कि रचनात्मक भूमिका तो विपक्ष प्राय भूल चुका है। केवल कैसे हमने आलोचना के लिए आलोचना करनी है, ये भूमिका लेकर के विपक्ष चलता है। विपक्ष के पास मुद्दा हो तो ठीक है, उस मुद्दे के आधार के ऊपर कुछ न कुछ आगे बढ़ सकता है। अगर हमारे पास मुद्दे थे तब मुद्दों को यानी उसके ऊपर चर्चा करके जनता को प्रभावित करके हम यहाँ आए। अगर मुद्दा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता, मुद्दा विहीन हो जाती है, तो फिर इस प्रकार की बचकाना हरकतें भी होती हैं। इसलिए आज हरियाणा में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक हमारी पार्टी ने मुद्दा उठाया SYL का। अब वो SYL को मैं कई बार कहता हूँ S सत्ता, Y यूं, L लूंगा। उन्होंने एक नियम बना रखा है, सत्ता यूं लूंगा, SYL। अब ऐसे मिलती नहीं है। SYL ये 1982-83 है। वैसे तो हरियाणा बना तब से है, लेकिन बाद में राजीव लोंगोवाल के निर्णय के बाद जब स्टेट्स में आपस में फैसला हो गया, उस निर्णय में फैसला हो गया, उसको लागू करने के लिए सारी बातें बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ गई, जब पंजाब सरकार ने उसके खिलाफ एक एक्ट पास कर दिया, उस एक्ट में जब चैलेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था, वास्तव में प्रेसिडेंट ने भेजा था। 12 साल तक वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो वहाँ अटका रहा। इन्होंने, किसी ने उस पर प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न करते हुए या तो डरते थे या इनकी चलती नहीं थी या इनको समझ नहीं थी। हमने आते ही सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देकर के उसको हियरिंग पर लाए। हियरिंग पर लाकर उसका निर्णय कराया कि SYL के बारे में निर्णय तो करिए कि हरियाणा का पानी है कि नहीं है। SYL ने निर्णय दे दिया कि SYL, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि SYL हरियाणा का पानी निश्चित है और SYL खोदनी ही होगी। इसके बाद अब एक विषय कि इस डिसीजन की एग्जीक्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय और देना है, उसकी मोडेलिटीज तय करनी है कैसे हो। पहले एक बार मोडेलिटीज तय की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी एजेंसी तय करेगी और पंजाब सरकार टाइम बाउंड करके उसको खुदवाने में मदद करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी तय कर दी, लेकिन पंजाब सरकार ने 2 सप्ताह के अंदर उसको जो निर्णय दिया था इसकी खुदवाई शुरू कराओ, उस बीच में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया इसको निरस्त करने का, इस निर्णय को निरस्त करने का। हम सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल एग्जीक्यूशन का निर्णय देना है, उसमें पंजाब सरकार भी उस केस के अंदर सम्मिलित है, हरियाणा सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। सुप्रीम कोर्ट जब भी निर्णय देगी तभी ये SYL का काम खुदना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई आंदोलन करने की, कोई जेल भरने की, कोई यहाँ जाने की, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल राजनीति को, जिसको कहना चाहिए हथकंडा बनाने के लिए एक राजनीतिक इशू बना करके इसको खड़ा किया जा रहा है, वरना आज अब ये किसी के हाथ में नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। एक बात। दूसरा, हमारे दूसरे मित्र हैं कांग्रेस वाले, ये रटते रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट इनसे पूछने वाला किसी को पूछना चाहिए, मैं तो पूछ ही रहा हूं, आप भी जरा पूछिए
कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की जो समिति बनी थी, उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों का एक दल बना था जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 साल में यानी 2009 से 2014 तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं दे सके जिसमें से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाए। स्वामीनाथन उसने कई प्रकार की उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी। हमने आते ही उन्होंने रिकमेंड किया था कि 10,000 मुआवजा मिलना चाहिए। हमने वो 5,700 था, उसको उठा के 12,000 किया, 10,000 से ज़्यादा कर दिया। हमने आते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बीमा योजना लाए। हमने खाद हैं, बीज हैं, इनकी उपलब्धता ये सरल कराई। यूरिया है, 2014 में जब हम आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में लाइनें लग गई यूरिया की, एक ही महीने में। अब एक महीने में तो शॉर्टेज नहीं हुई। स्टॉक जो इनको 6 महीने पहले करना चाहिए था, स्टॉक नहीं किया, जिसके कारण से ये लाइनें लगी। हमने उससे अगले साल से स्टॉक सारा प्रबंध किया, सब रेलवे वैगन जितना भी स्थान चाहिए सब लिया। क्या 2014 के बाद 15 में, 16 में, 17 में, 18 में किसी भी साल में यूरिया की लाइन लगी हो तो आप हमको बता दीजिए। हमने उपलब्ध कराया। हमने सब्जी का जो किसान है, भावांतर भरपाई योजना दी। क्या कि सब्जी का फ्लक्चुएशन बहुत होता है रेट का। ये 1 रुपया किलो भी आ जाता है और ये 20 रुपया किलो भी चला जाता है। अब जब किसान 1 रुपया किलो आएगा तो कोई मंडी में बेचने नहीं जाएगा, वो उठा के फेंक ही देगा। हमने कहा नहीं, जो लागत से कम अगर बिकता है आप बेचाइए, जिस भाव बिकता है ये फार्म लाइए, जो नुकसान है वो हम देंगे, फायदा है आप ले जाइए अपने घर। कोई सरकार ऐसी योजना कभी नहीं बनाएगी कि फायदा आपका नुकसान हमारा। हमने योजना बनाई भावांतर भरपाई योजना, और आज लगभग 4,000 किसान ऐसे हैं जो इसका लाभ लेने के लिए जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। तो इस नाते से योजनाएं सारी हमने ऐसी बनाई है किसान के हित में। और अब लास्टली जो विषय था कि 50% जो मैं पहले बता चुका हूं कि 50% लाभांश प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। खरीफ की फसल की 14 फसलें इसकी घोषणा कर दी है, और ये 14 फसलों के अब दाम यही मिलेंगे। आगे रबी की फसल के दाम दोबारा से अगले सेशन में बिजाई से पहले शुरू होने वाले हैं। इसलिए हमने उससे ज्यादा काम किया जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है। स्वामीनाथन तो खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड। विपक्ष जो आप बता रहे हैं कि अपनी रचनात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है, उस विपक्ष का आपके संदर्भ में एक बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार के रहते हरियाणा का भाईचारा खत्म हो गया। आगे 3 बार हरियाणा जल गया, और इसको वो प्रशासनिक विफलता के तौर पर बताते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी इस विषय को किस रूप में देखते हैं, क्या मानते हैं, क्यों घटित हुआ ऐसा? मेरे पास 1984 से लेकर के, यानी दंगे जब सिख दंगे हुए थे तब से लेकर के 2014 के इतने आंकड़े हैं जिसमें समाज के अंदर विघटन करने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। कितनी बार हरियाणा के कोने कोने में इस प्रकार के आपस में विरोध हुए, दंगे हुए, लोग मरे। सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ से गऊओं के कुछ ट्रक जा रहे थे, गुड़गांव में जाते हुए एक ही साल में, एक ही समय में 65 ट्रक जले थे। 65 ट्रक, 65 ट्रकों को आग लगा दी गई। वो जलने का उदाहरण नहीं है क्या? मंडियाली कांड, आपका ये जींद के अंदर कंडेला कांड, आपके जो हरिजनों के साथ जो अत्याचार हुए, इनके मिर्चपुर कांड, बघाना कांड, कितने ही कांड गिनाए जा सकते हैं। जब इनके समय में जिस रामपाल की बात करते हैं, 3 बातों में एक रामपाल का प्रकरण मानते हैं ना। रामपाल का पहला प्रकरण कहाँ हुआ? रोहतक जिले में। कौन सा स्थान? करौथा। करौथा में यही घटना हुई, लोग मरे, अंदर से पता नहीं क्या क्या निकला, और उनको फिर से एक आश्रम बढ़ाने के लिए बरवाला में अनुमति दे दी। क्यों दी थी? क्या राजनीतिक वोट बैंक के लिए कि नहीं ये बिगड़ ना जाए? इनके अपने परिवार के लोग रामपाल के अनुयायी, इसीलिए ना। हमने कोई घटना ऐसी हुई है और उसमें हमारी भूमिका नहीं है, वो कोर्ट की भूमिका है। कोर्ट की भूमिका नाते से हम किसी प्रकार की चिंता वोट बैंक की नहीं करेंगे। कोर्ट ने अगर निर्णय ठीक दिया हुआ है तो उस निर्णय की पालना करा हमारा काम है। रामपाल को पेश करो कोर्ट में, अब पेश करो तो पेश करना ही है, सरकार का काम है। बिल्कुल। 15,000 लोगों के बीच में बैठे हैं, उसमें से बिना एक भी गोली चलाए हुए, बिना एक भी कैजुअलिटी किए हुए 7 दिन में उनको पकड़ करके कोर्ट को पेश कर दिया। ये हमारी असफलता है कि सफलता है? ये हमारी सफलता है।
हमारी ये सफलता है। अगर सरकार की उपलब्धियों में से मैं मानता हूं तो रामपाल प्रकरण को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं। हमने कुछ नहीं किया इनकी तरह। ये क्या करते थे, कोई गंदगी देखी, कारपेट उठाया, उसके नीचे धकेल दी, पुट अंडर द कारपेट। ऐसी पॉलिसी चलती है क्या? नहीं। गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। दूसरा ये कहेंगे जाट आरक्षण किसकी देन है? ये इन लोगों की देन है। समाज के अंदर भाईचारा बिगाड़ने का काम इनका है। हमने तो समाज के हित के नाते से, उन्होंने आरक्षण मांगा, हमने कहा ठीक है एक्ट पास कर देते हैं और ये एक्ट जो है उसके बाद आरक्षण को मिलेगा। पहली घटना दुनिया में मैं सुनता हूं कि किसी की डिमांड मान ली जाए और डिमांड मांगने के बाद वो इस प्रकार का आंदोलन करे और फिर आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन होता, चलो समझ में आता। उस आंदोलन के समय आग लगाने का घृणित काम किया तो इनकी राजनीति ने किया, इनकी राजनीति ने किया और दोषी हमको बताते हैं। ये तो परतें उगड़ रही हैं। अभी मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे कुछ मेरे ऊपर थोड़ा सा मर्यादाएं हैं कि मैं गैर जिम्मेदाराना बात ना करूं। जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है, जितना हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है उतनी बात करूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिसकी वीडियो प्रसारित हुई, कौन थे वो? प्रत्यक्ष उन्होंने उकसाया ना कि हमने तो रोहतक में काम कर दिया, आप वहां क्या कर रहे हो? ठीक बात। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं, वही कहा ना। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने उसकी ऑडियो ये प्रसारित हुई, उससे बड़ा प्रमाण तो नहीं चाहिए। ठीक बात। अभी हमारे कैप्टन भूपेंद्र बैठे हैं, इनके मकान को आग लगाई। जब तक प्रमाण नहीं मिलते हैं तब तक कोई कुछ भी कहेगा। आज तो सीबीआई की रिपोर्ट में प्रमाणित हो गया है कि हमने पहले तो सीबीआई के नाते से जितने नाम हमारे पास प्रमाण थे, हमने तो थोड़े कम नाम उनको दिए थे। उन्होंने तो 12 नाम और जोड़ करके 52 नाम कर दिए, 52 नाम कर दिए। और उसके अंदर प्रत्यक्ष सारे प्रमाण आ रहे हैं कि किस किस प्रकार की सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी उनकी जितने भी उस समय के टेलीफोन टॉक हुई हैं उसकी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। झा कमीशन मैंने बैठाया है, जैसे मैंने बताया कि मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। झा कमीशन की रिपोर्ट आएगी, प्रत्यक्ष दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने कुकृत्य किया, किसने कुकृत्य किया? ये कुकृत्य सत्ता के लालच में कि इनकी कुर्सी कैसे उखड़ गई, उस कुर्सी को वापस लाना है तो इस प्रकार का एक वातावरण बनाया जाए। मैं ये भी मानता हूं, हो सकता है उनको ये ना पता हो कि इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा। उन्होंने बड़े सहज ढंग से कोई बात कह दी होगी, लेकिन आग कैसे फैलती है ये प्रत्यक्ष उनको दिख गया ना, आग ऐसे फैलती है। अब उस चीज को लेकर के, उस आंदोलन को लेकर के आज तरह तरह की बातें करें, हमारा ये मकसद नहीं। हम समाज को जोड़ के रखना चाहते हैं, समाज को एक रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा सारा जुड़ा रहे, सब लोग मिल करके रहे। हमने आते ही हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये नारा दिया। क्यों दिया? कि सब लोग हरियाणा के मिल करके हरियाणा को किसी एक नए गौरव के स्थान को प्राप्त करने के लिए मिलकर के काम करें। अपने अंदर कंपटीशन ना करें, बल्कि देश के दूसरे प्रांत हैं उनके साथ हम कंपटीशन करेंगे। हम हरियाणा को एक उच्च स्थान के ऊपर लेकर के जाएंगे। उदाहरण के लिए इंडस्ट्री का माहौल बनाने के लिए एक रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हरियाणा हमारा 2014 में 14वें स्थान पर था, 2016 में हमने इम्प्रूव किया, 6ठे स्थान पर आया, और आज आपकी जानकारी के लिए 2018 में उत्तर भारत में हम नंबर 1 पर आ गए हैं, नंबर 1 पर। ये रैंकिंग हमने नहीं की, ये वर्ल्ड बैंक के लोगों ने की। तो हम तो चाहते हैं सब मिल करके हरियाणा को आगे बढ़ाएं। राम रहीम के केस को आप कहेंगे तीसरा, ये भी परिणाम क्या था? परिणाम था ना कोर्ट का डिसीजन आना है। कोर्ट का जैसा डिसीजन आएगा वैसा हम पालना कराएंगे। कोर्ट का डिसीजन आया सीबीआई का, हमने पालना कराई। अब उस पालना कराने में अगर तनाव बढ़ता है, उस तनाव में जितनी कठिनाई, जितना नुकसान होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने के लिए वो जो होगा होगा। उसमें हमने अपनी ओर से कोई किसी प्रकार का मन में कोई द्वेष रख करके या कोई विरोध करके या किसी और प्रकार का नहीं, लेकिन कम से कम नुकसान हो। कोर्ट बीच में है, कोर्ट का निर्देश है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसका एक्शन तुरंत लेना है, किसी भी पुलिस को कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। ये कोर्ट के आदेश हैं। और फिर जो चीज जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, विद इन 2 आवर्स हमने सारी समस्या की, सारा जो एक बैड सिनेरियो है 2 महीने के अंदर, 2 घंटे के अंदर खत्म हो गया। 2 घंटे के बाद मैं स्वयं चंडीगढ़ से चल करके पंचकुला गया हूं, जाकर के सारी चीज का आकलन किया, क्या हुआ कैसा हुआ। मैं पूछता हूं, आप में से कोई बता दे, जुडिशरी में से कोई बता दे, दुनिया का कोई आदमी बता दे कि अगर राम रहीम को डेरे के अंदर से निकालना पड़ जाता
जहां लाखों लोग डेरे के अंदर होते, लाखों बाहर होते, बीच में आर्मी और पुलिस होती, उस समय उनको निकालने का अगर कोर्ट के इस आदेश का, निर्देश का पालन करवाना पड़ जाता तो कल्पना करिए क्या होता। बिल्कुल, कल्पना करिए क्या होता। ये तो मिनिमम लॉस से एक चीज पूरी हुई है। हमारा कोई किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है हमारा। हाँ, गलत काम को चेक करेंगे, ठीक काम को प्रोत्साहन देंगे। हम इसमें किसी प्रकार का कोई अपना कोई ऐसा राजनीतिक एंगल इसमें रख के नहीं चलेंगे। अगर आपकी बात को कहूं मैं, तो आपका आशय यह है कि राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर फैसले नहीं होंगे, जो कानून के अंतर्गत विधि सम्मत है उसके संदर्भ में आप कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। एकदम निश्चित। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होनी चाहिए मनोहर जी के संदर्भ में, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में ये इतना सरल नहीं है। खट्टर साहब, आपके संदर्भ में जो मूलतः पहचान है वो संगठक की रही है। आप मूलतः संगठन करता रहे हैं, संगठन मंत्री का दायित्व भी आपने अपनी पार्टी के लिए निभाया। जब 2014 में हरियाणा में सरकार बनी, उसमें तमाम पहलुओं के अलावा एक पहलू ये भी माना गया कि मोदी जी का करिश्मा जो है एक बड़ा कारण रहा इस प्रदेश में सरकार बनाने में। कहीं ना संगठन के स्तर पर भाजपा को कमजोर आंका जाता था। इन 4.25 साल में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से क्या काम हुआ है, अगर आप इस प्रदेश की जनता को बता दें। देखिए, किसी भी इस प्रकार के रिजल्ट में कुछ बड़े कारण होते हैं, कुछ छोटे कारण भी उसमें ऐड होते हैं। बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नरेंद्र भाई मोदी एक आइकन है इस देश की जनता के, चाहे वो हमारा प्रदेश हो, चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो। देश में हमारा प्रदेश भी आता है, इसलिए उनके उस नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व के कारण से सारे देश भर में हम लोगों ने पहले केंद्र में सरकार बनाई, बाद में हरियाणा में बनाई, और केवल हरियाणा नहीं, धीरे धीरे बढ़ते 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 कांग्रेस को हमने पीपीपी कर दिया। पंजाब पुंडीचेरी और परिवार, 3 पी है उनके साथ। अब उसके आगे वो बढ़ नहीं सकते। ले दे करके वो उछाले मारते हैं कर्नाटक पर, लेकिन कर्नाटक वो बचा नहीं पाए हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, कर्नाटक भी वो खोई बैठे हैं। वो तो अपने आप को कम करके, घटा करके, केवल नरेंद्र मोदी से डर लगता है, इसलिए इनका सिस्टम ना खड़ा हो जाए, हम कुछ भी करके आगे अपना सिस्टम करें। और फिर वो मंच के ऊपर जिस प्रकार का दृश्य बताया कि भानुमति क्या, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, जोड़ लिया। अब जोड़ लिया, वहां तो जोड़ लिया, पार्लियामेंट में तो बिखर गया, हो गया वो सारा। इसलिए उस समय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारे संगठन की ताकत कोई कम नहीं है, उस समय भी थी, आज हमने उसको और बढ़ाया है। ताकत हमारी 2 तरह की है संगठन की ताकत, एक दिखने वाली और एक अदृश्य, एक पेटेंट, एक लेटेंट। हमारी पेटेंट ताकत हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिखती है। हमारी एक लेटेंट ताकत भी है, हमारे विचार के नाते से जुड़े हुए बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्रंट पर आकर के दिखते नहीं हैं, और वो किसी को कल्पना नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। इसलिए उस ताकत के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो ताकत भी हमारी बढ़ रही है, और हमारी पेटेंट ताकत जो बीजेपी की है वो भी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में 31 लाख मेंबर हैं, आज की डेट में 30,000 के लगभग सक्रिय सदस्य हैं। हमारी कार्य समितियां, हमारे मोर्चे, हमारे प्रकोष्ठ सब इंटैक्ट है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। कहीं कोई आपको स्वर ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी कार्यकर्ता के काम की इच्छा, हर किसी का काम संभव होते नहीं, पूरे होते नहीं है, ये हम आज नहीं, ये सदियों से देख रहे हैं। ज़्यादा इच्छा रहती है कार्यकर्ताओं के जेन्युइन काम उनके हों, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, जेन्युइन काम उनके हों, तो इसलिए जेन्युइन काम कराते हैं। लेकिन राजनीति का वातावरण खराब किया हुआ इतने सालों से कांग्रेस ने, बाकी सब पार्टियों ने, क्या लालच दो कार्यकर्ता को जोड़ो, लालच दो नेता को जोड़ो, घर भरो नेता को जोड़ो। हमारे यहाँ संस्कृति नहीं है। देश बचाओ, प्रदेश बचाओ, जनता हित में काम करो, और सारे देश को दुनिया में भी कहीं ना कहीं किसी स्थान पर लेके आओ, ये हमारे यहाँ कार्यकर्ता की आकांक्षा रहती है। आज हम दुनिया में जितनी ताकत आज हमारी है इस देश की, आज से पहले कभी नहीं रही। क्यों? उसके पीछे सोच है, नेतृत्व की भी सोच है, हमारे कार्यकर्ता की भी सोच है, हमारे संगठन की भी सोच है कि संगठन पहले, देश पहले। आप कार्यकर्ताओं के संदर्भ में, नेताओं के संदर्भ में इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, काम भी आपने इतने बेहतर किए हैं, कई कार्यक्रमों को आपने बताया भी यहाँ पर, फिर भी क्या बात है कि आपके अपने सांसद जो है सरकार के संदर्भ में ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो पूरे माहौल को असहज बना देती है। एक्सेप्शंस कैन नॉट बी टेकन एज जनरल। होता है, एक्सेप्शन होते हैं, और कुछ लोग जो जुड़ते हैं, आउटर पेरिफेरी के जो लोग होते हैं, वो धीरे धीरे अंदर आते हैं, आकर के संस्कार भी लेते हैं, कुछ खप जाते हैं, कुछ नहीं खपते हैं। एक बहुत बड़ा एक विषय, छोटा विषय नहीं है। अब बाहर से आने वाले इतने ज़्यादा भी खप गए कि आज पार्टी की पूरी बागडोर उनके हाथ में है। उदाहरण देता हूँ,
सुषमा स्वराज बाहर से आई, आज पार्टी में विदेश मंत्री हैं, और उनका जो सेंट्रल एक हमारी टीम है उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। आई थे ना, खप गए। ऐसे ही बहुत लोग और आए हैं, कोई ज़्यादा जल्दी खपेंगे, कोई थोड़ा धीरे धीरे खपेंगे, और भाई नहीं खपेंगे तो कोई नहीं, एक आधा नहीं भी खपेगा, चलेगा। बड़े गहरे निहितार्थ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस टिप्पणी के, तो देखना है कि कौन लोग बाहर निकलते हैं। एक और जो सवाल है आपके संदर्भ में कि अभी अभी वर्ल्ड कप भी खत्म हुआ फुटबॉल का, तो जब फुटबॉल की टीम मैदान में खेलती है तो समय समय पर खिलाड़ियों को बदलती रहती है। खट्टर जी की टीम भी खेल रही है लंबे समय से, कोई परिवर्तन की संभावना है कि अगले चुनाव में जाने से पहले? देखिए, हम भी बदलते हैं, लेकिन बदलने का काल कौन सा है, समय कौन सा, उसको ध्यान में रखते हैं। और एक कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 साल के बाद निश्चित रूप से कुछ नए चेहरे भी आ ही सकते, तो अब अगले टर्म में आ जाएंगे। तो क्या माना जाए कि 2019 तक तो यही टीम रहने वाली है? क्या यह माना जाए कि 2019 तक यही टीम रहने वाली है जो मंत्रिमंडल के साथ आप चल रहे हैं? आपके पास कोई सुझाव हो तो हमको कान में बता देना, हम जाके देख लेंगे। साहब, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे दर्शक भी जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनकी जिज्ञासाएं हैं, तो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं जो मैं चाहूँगा कि आपसे साझा करूँ। एक सवाल फतेहाबाद से विकास जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप भी दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक शुरू कराएंगे? देखिए, हर सरकार के, हर पार्टी के अपने अपने कुछ विषय होते हैं। क्या दिल्ली सक्षम योजना इसको अपनाएगी? क्या दिल्ली केरोसिन मुक्त अपने प्रदेश को करेगी? क्या दिल्ली पढ़ी लिखी पंचायतों को लाएगी? उसके बाद मैं जवाब दूंगा इसका। जी, एक और सवाल सचिन फोगाट चरखी दादरी से हैं। ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 52,000 टीचरों के पद खाली हैं। 5 साल में एक भी बार फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, क्या मौका मिलेगा? देखिए, अब अध्यापकों के नाते से जैसे मैंने बताया कि कुछ पिछली भर्तियां कोर्ट में अड़ी हुई थी, जिसको 9,500 पदों को मैंने बताया कि वो हमने उसको क्लियर कराया सारी है। आगे भी नई भर्तियों के लिए कुछ और दी हुई रिक्वेशंस हम लोगों ने कि नई भर्तियां इस प्रकार से की जा सकती हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे टीचर्स भी हैं जो शायद रेगुलर भर्तियों पे तो नहीं हैं, लेकिन कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, कोई गेस्ट टीचर हैं, कोई बाकी सब हैं। हमको उनको भी साथ लेकर के चलना है। अभी जो बता रहे हैं 54,000 में, उनमें वो जो लोग लगे हुए हैं उनका इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे हम कुछ नई भर्तियां करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार का जो नई आवश्यकता पड़ती रहेगी, साथ साथ उनकी नई भर्तियों का काम हम करेंगे। हमने नई भर्तियों के लिए अब नए रिक्वेशन जो है वो आई हैं, तो उसके आधार के ऊपर बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट की होगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल आया है जो आपने बीच में पीड़ा भी व्यक्त की, उससे जुड़ा हुआ है कि समाज को तोड़ने वाले जो बयान आते हैं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कब की जाएगी? राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी चीजें होती हैं, अब उस पर किस समय किसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, ये एक रणनीति का विषय होता है। और उस रणनीति के आधार के ऊपर हम प्रदेश को कोई हानि नहीं होने देंगे, हम प्रदेश की जनता को कोई हानि नहीं होने देंगे। अब व्यक्तिगत रूप से किसी की हानि होगी, कब करनी है कब नहीं करनी है, संगठन की एडजस्टमेंट कब करनी है कब नहीं करनी है, कोई आप खुल करके कोई विषय बताएंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, अन्यथा जैसे आपने जिस ढंग से पूछा उस ढंग का उत्तर मेरा ये है। सर, एक चरखी दादरी से है नवीन प्रजापति, वो जानना चाह रहे हैं कि खबर छपी है कि आपके मंत्री एक दिन में 700 किलोमीटर का सफर करते हैं, ऐसे में वो काम कब करते हैं? देखिए, दौरा तो करना बुरी बात नहीं है, 24 घंटे आदमी के पास होते हैं, ठीक है ना। और 700 किलोमीटर का दौरा कोई रोज करते हैं ऐसा नहीं है, कभी एक आध दिन कभी हो जाता तो कठिनाई नहीं होती है। अब दौरा तो कभी कभी मेरा भी बहुत हो जाता। मैं अभी 3 दिन पहले, ये ठीक है कि मैंने हेलीकॉप्टर से किया, लेकिन मैंने भी 800 किलोमीटर कर दिया। अब दौरा कभी कभी किसी काम के कारण से, कार्यक्रम के कारण से, कहीं अर्जेंसी होती है, कुछ होता है तो उतना होता है, लेकिन रेगुलरली कोई 700 किलोमीटर रोज चलता है ऐसा नहीं है। और जिस बात को आप तय करके कर रहे हैं वो 2 या 3 गाड़ियों का मिला करके ऐसा कर रहे हैं। अब मान लो 100 किलोमीटर जाना है और 2 गाड़ियां चल रही हैं, उसको 200 किलोमीटर मान लेंगे तो ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो एक नरवाना से गुरविंदर सिंह जी हैं, उनकी शिकायत भी और सवाल भी कि हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए 3 बार फॉर्म निकाले जा चुके हैं लेकिन भर्ती नहीं हुई, ग्राम सचिव की भी भर्तियां नहीं हुई है। ग्राम सचिव की तो जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 2200 पोस्ट है और अभी अभी हमने निर्णय लिया है कि उस पोस्ट को हम बढ़ाया जाए। हम क्लस्टर के हिसाब से 3 गांव के ऊपर 1 ग्राम सचिव रखते हैं।
अभी हमने रिसेंटली एक बात पर विचार किया है, निर्णय फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि 2 गांव के ऊपर एक ग्राम सचिव हो जाए और ग्राम सचिव की क्वालिफिकेशन भी थोड़ी बढ़ाई जाए। इसलिए 700-800 ग्राम सचिव की नई भर्ती होगी, वो जैसे फाइनल निर्णय होगा तो हम करेंगे। जहाँ तक पुलिस की भर्ती का विषय है, एक पुलिस की भर्ती हम कर चुके हैं 5000 लोगों की, और उसके अलावा जो हमारी एसपीओस की भर्ती है वो भी अलग से हुई है। एक नई भर्ती 7000 लोगों की, वो पेंडिंग ज़रूर है। उसमें 2 बार कुछ निर्णय हमने बदले हैं। एक निर्णय पहले बदला कि हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के समय में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हमको आती हैं, समय बहुत लगता है और तरह तरह की आशंकाएं भी होती हैं। हमने ये किया कि भाई ग्रुप सी और डी में हमने इंटरव्यू सारे समाप्त कर दिए। एग्ज़ाम दो, पर्सनल अचीवमेंट्स हैं जिसके अंक दिए जाते हैं वो उसमें जोड़ो, जो उसके अंदर ऊपर की लिस्ट आई उठा करके घोषित कर दो, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरिट के ऊपर भर्ती देने का जो मैंने भर्ती करने का जो काम किया है, ये एक समाज के अंदर बहुत बड़ी एक राहत पहुंची है लोगों को, और बहुत उसमें हमारी कुल मिलाकर के लोग इसका प्रशंसा भी कर रहे हैं, लोग इसको एक स्थान भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। अब हमने एक इंटरव्यू के लिए उस समय ये भर्ती रोकी गई थी, बाद में कुछ डिजर्विंग क्लासेस को हमने कुछ एक्स्ट्रा अंक दिए हैं, और उस एक्स्ट्रा अंक में 10 अंक किन लोगों को, विधवा की आगे बेटा बेटी, या जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक प्राथमिकता के तौर पर। अब ये भावना कभी किसी के मन में नहीं आई कि जिसके घर में एक नौकरी नहीं है हम थोड़ा प्राथमिकता देके उसको करें। एक घर में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो अपना परिवार चला लेगा, लेकिन जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है तो पहली प्राथमिकता उसको दी जाए, 5 अंक उसको दिए हैं। तो ये अंत्योदय की भावना से मैंने काम किया। इसी प्रकार जब एक भी नौकरी नहीं है तो उसमें फिर नया एक प्रश्न आया कि बेटे की नौकरी है तो ठीक है, आप उसको मत दो, लेकिन किसी परिवार में बेटी की नौकरी है, अब बेटी की आज नौकरी है, आप उसको प्राथमिकता दे नहीं रहे, कल वो बेटी शादी होकर के अपनी ससुराल चली जाएगी, या बहन है वो ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगी, तो उसको फिर हमने बाहर निकाला। उसमें और 2 महीने लग गए कि अब बेटी को, यानी बहन या बेटी, उसकी भले नौकरी लगी हो तब भी 5 अंक देंगे, लेकिन किसी पुरुष की नहीं होनी चाहिए। तो एक नया प्रावधान ने किया। तो हम समाज के हितों में कई प्रकार के परिवर्तन जब करते हैं तो इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, 2-3 महीने इसमें लग जाते हैं, लेकिन अब सब फाइनल है। बहुत जल्दी 7000 पुलिस की कांस्टेबल्स की भर्ती और लगभग 450 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, ये बहुत जल्दी होने वाली। एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शकों का है वो बिजली से जुड़ा हुआ है, और बिजली हरियाणा में हमेशा ही मुद्दा रहा है। उनका सवाल है कि हरियाणा में बिजली की रेट इतनी ज़्यादा क्यों है। और इसके साथ में मैं एक जानकारी जोड़ता हूँ कि सुबह मनप्रीत बादल साहब आए हुए थे, जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे बिजली का रेट इंडस्ट्रीज़ के लिए 7 रुपये 60 पैसे होता था, अब हमने उसको 5 रुपये कर दिया है। क्या हरियाणा में भी ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमने भी अभी एक योजना के अंतर्गत 20 किलोवाट की जो MSMEs हैं उनका रेट 4 रुपये 75 पैसे कर दिया है। ये जानकारी शायद उनको नहीं होगी, 4 रुपये 75 पैसे उनका रेट किया है। और बिजली का जो उनके यहाँ, तो अभी कल की खबर है कि 17 पैसे या कुछ पैसे उन्होंने बढ़ाया भी है, FSA का कल ही बढ़ाया उन्होंने। हमने अपने यहाँ पूछा कि हम कुछ बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये बताने की बात, तो क्या फाइनल निर्णय करने की बात है। हम बहुत जल्दी बिजली के रेट और कम करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण घोषणा है मुख्यमंत्री की, मुझे लगता है कि सभी उससे प्रभावित होंगे, तो कम से कम इस घोषणा का तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और क्यों करेंगे इसका भी मैं कारण बताता हूँ जी। देखिए, हमने अपने नागरिक को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए हमने कुछ मूव ये लिए हैं। एक मूव ये लिया है कि हरियाणा में एक सामान्य प्रथा गांव में क्या है कि बिजली के बिल मत भरो, और ये हमारे विपक्ष के जो नेता हैं ये अपने समय में जब राज करते थे लोगों को ये कहते रहे कि बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वोट के बदले बिल माफ। ये एक ऐसा गंदा खेल उन्होंने खेला। आज भी वो कहते हैं कि हम जब आएंगे तो मीटर रीडर सब फाड़ देंगे, सब फेंक देंगे, उठा करके डाल देंगे, नदी में डाल देंगे। ये इनकी एक सोच रही है। हमने आते ही क्या कहा कि नहीं, बिजली पर भी पैसा खर्च होता है, आप बिजली का पैसा नहीं दोगे तो स्टेट को नुकसान होगा, और स्टेट को नुकसान होगा तो अल्टीमेटली एक्सचेकर पर टैक्स पड़ेगा, लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। वो हमने पिछला घाटा 26,000 करोड़ रुपया, कुल घाटा तो 33,000 करोड़ है, लेकिन उसमें 26,000 करोड़ रुपया उदय योजना के अंतर्गत वो सरकार के एक्सचेकर से हमने दिया है, ताकि बिजली की जो हमारी कंपनीज हैं उन कंपनीज का थोड़ा सेहत उनकी ठीक की जाए। अगला काम हमने किया कि लोगों से अपील की, तो लोगों ने
बिल देने शुरू किए। हमने उनके जो इंटरेस्ट है, पेनल्टीज है, वो माफ़ की। जो ओरिजिनल बिल है उसकी भी किस्तें बनाई। और आज आपकी जानकारी के लिए हमने ये सब काम करते हुए एक योजना बनाई, म्हारा गांव जगमग गांव। उसके अंदर आज 6 जिलों के 2250 गांव आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं उनको, 24 घंटे। पंचकुला जिला, अंबाला जिला, गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला, फतेहाबाद जिला, सिरसा जिला, ये 6 जिले 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आज तक हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पर लगभग 150 गांव को 24 घंटे बिजली दी जाती थी। इसके अलावा किसी मुख्यमंत्री ने कभी 24 घंटे बिजली का वादा पूरा नहीं किया। और आज उसके कारण से हमारी दोनों कंपनियां, उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दोनों आज प्रॉफिट में आ गई हैं, दोनों प्रॉफिट में आज। और उस प्रॉफिट के कारण से अब हमको विश्वास है कि आने वाले समय में हम HERC जो रेगुलेटरी कमीशन है उनको कहेंगे कि जितना प्रॉफिट है कम से कम उतना टैरिफ कम करने की योजना बनाएं ताकि जनता को हम और राहत दे सकें। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है हरियाणा के संदर्भ में, वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा, वो ये रहा कि तमाम राज्य आशंकित थे GST को लेकर कि GST आने के बाद राज्य का राजस्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। हरियाणा के खाते में क्या रहा GST के एवज में? हरियाणा GST आने के बाद GST की हमारी जो हुई है रियलाइजेशन, वो देश में आज हम शायद 5वें स्थान पर हैं। हमारे वित्त मंत्री बैठे हैं, हमने इंप्रूवमेंट किया है और इंप्रूवमेंट के कारण से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। और उस रेवेन्यू बढ़ने के कारण से ही आज हमको कोई पैसे का संकट नहीं है। आज हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के सब प्रदेशों में सबसे अच्छी है, उत्तर भारत में सबसे अच्छी है। पंजाब है हमारा पड़ोस का प्रदेश, 6-6 महीने सैलरी नहीं दे पाते, 6-6 महीने सैलरी नहीं दे पाते। और आज हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं। हमारी आर्थिक जो हमारा जो GDP है वो बढ़ रहा है। हमारे यहाँ हर प्रकार की प्रोग्रेस है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो खेती है, चाहे व्यापार है, चाहे कुछ भी है। आप आर्थिक स्थिति बेहतर बता रहे हैं, लेकिन आज सुबह के सेशन में रणदीप सुरजेवाला जी थे और आपसे ठीक पहले कैप्टन अजय यादव जी थे, वो बता रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार गई तब राज्य पर 60,000 करोड़ का कर्जा था और अब कर्जा जो है 1,61,000 करोड़ हो गया है। कितनी सच्चाई है इस दावे? सच्चाई इसमें यह है कि जो 27,000 करोड़ रुपए की बात मैं कर रहा हूं, ये उस समय का कर्जा ये बताते नहीं हैं, क्योंकि वो पावर यूटिलिटीज के जिम्मे था। जो पावर यूटिलिटी तो अपने आप में एक PSU है, PSU का कर्जा ये अपने जिम्मे नहीं जोड़ते हैं। तो वो 27,000 करोड़ रुपए हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 87। इसके बाद 14th पे कमीशन में, क्योंकि हर 10 साल के बाद आता है, 2006 में इनकी भी एक बार तो स्थिति गड़बड़ हुई होगी, 2016 में उसके कारण से भी हजारों करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा जो एक्सचेकर के ऊपर वजन पड़ा वो उसके ऊपर पड़ा है। तीसरा, विकास के कामों में जितना पैसा हमने लगाया है, आज जब हम गांव में जाते हैं तो कुछ लोग बड़ी संजीदगी से हमसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी पैसा बहुत आया है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हमसे पूछते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? हमने कहा हमने डाका थोड़ी डाला, हमने व्यवस्थाएं अपनी ठीक की हैं, हमने भ्रष्टाचार को कम किया। हमारे यहाँ यानी हमारा जो 31% भ्रष्टाचार कम हुआ है, जिस भ्रष्टाचार को 51% कहा जाता था, अब एक एजेंसी ने पिछले साल अपनी मैगजीन में छापा है कि हमारे यहाँ 19% है। हालांकि 19% भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन 31% इन 3 सालों में भ्रष्टाचार कम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस भ्रष्टाचार को कम करके आज हमारे गांव गांव में विकास के काम, जिला परिषद, ये जिला परिषद हमारी 1 करोड़ रुपए का बजट साल का इनका होता था। हमको आते ही लगा कि इस संस्था का तो होना ना होना बराबर है, 1 करोड़ तो वो ऐसे ही खेल खुल जाते होंगे। हमने आते ही पहले साल में 2015 में ऐसे ही भाई कम से कम 3-3 करोड़ दे दो, तो 15-16 में हमने 3-3 करोड़ दे दिया। फिर लगा 3 करोड़ भी कुछ नहीं है, हमने पता किया कर्नाटक प्रदेश ऐसा है जिसमें जिला परिषद का बजट 100 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़ रुपया। इस बार हमारा जो बजट जिला परिषदों का है ये 25 करोड़ रुपए पार कर चुका है। जिला परिषद का 1 करोड़ से 25 करोड़, और अब हम आगे और बढ़ाने वाले हैं। हम एक नया मूव ले रहे हैं, जैसे देश में अंतर्राज्यीय परिषद होती है, सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके आपस में तालमेल बैठाना, वर्किंग कैसे चल रही है, क्या चल रही है, उसमें पक्ष के भी सत्ता पक्ष के भी सारे होते हैं, लेकिन अच्छा एक मीटिंग का अच्छा एक प्रभाव निकलता है। नीति आयोग के माध्यम से भी मुख्यमंत्री सब मिल लेते हैं। लेकिन हमारे जिला परिषद, पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन के लोग हम कभी भी कोई संस्था नहीं है, बुलाते ही नहीं है। अभी हमने विचार किया है कि एक अंतर जिला परिषद
अंतर जिला परिषद बना करके 22 के 22 जिलों के अर्बन लोकल बॉडीज के लोग और ग्राम विकास के लोग, हमारे रूरल डेवलपमेंट के जो लोग हैं, इन सबको, जिला परिषद के लोग, इनको सबको बुलाएंगे। पूरे प्रदेश में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन करके उनको हम पावर दे दें, उनको हम साधन दे दें, उनकी हम जिम्मेदारियां बनाएं ताकि वो कर सकें। छोटे छोटे काम हैं। अब प्रदेश सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। पेड़ लगाने की बात है, हम चाहते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ पेड़ लग जाएं पूरे प्रदेश में। अब 2 करोड़ पेड़ हमारे प्रदेश की कौन सी एजेंसी गिन के आएगी? और अगर मान लो हम कल को यही काम जिला परिषदों को देते हैं तो उनको 10-10 लाख देंगे, तब भी 2 करोड़ हो जाएंगे। 10-10 लाख पेड़ का हिसाब रख सकते हैं। हमने क्या किया, जितने भी गांव हैं उनमें बस क्यू शेल्टर का काम जिला परिषद को दे दो। हमने नहीं बनाने, 400 गांव 500 गांव हैं, वो बजट बनाए भेजे, हम क्लियर करेंगे, उनके जिम्मे दे देंगे। छोटे छोटे जितने, यानी हर गांव के जितने काम हैं, ये जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतें, उनको दो। उनके अंदर जिम्मेदारी का एक भाव आएगा। वो कम से कम गलत काम नहीं करें। जब कंधे पर पड़ेगा तो नहीं करेंगे। अगर उनके कंधे पर चीज़ नहीं डालेंगे तो शायद वो गलत करते रहेंगे। तो जिम्मेवारी का भाव उन पर डालेंगे। हम इस सारे सिस्टम को डेमोक्रेटिक तरीके से डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ये हमारी योजना है। एक और बात जो कही जाती है आपके संदर्भ में कि मुख्यमंत्री जी बड़े उदार हैं, कहीं भी जाते हैं लोग जो भी मांगते हैं तो तुरंत उस पर सहमति दे देते हैं और घोषणा कर देते हैं। बाद में लोगों की शिकायत है कि घोषणा पूरी नहीं होती। ये खासतौर पर विपक्षियों का आरोप है। कभी नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी सत्यता क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपके लगातार इस प्रकार के उदार स्वभाव के कारण विपक्षी दल कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे? नहीं, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि हमने कोई घोषणा की और वो पैसा उनके पास नहीं पहुंचा। ये ठीक है कि 100 में से कोई एक आध रह गया जिस कारण से पता लगता तो हम तुरंत उसको भेजते हैं। अब उदाहरण के लिए एक घोषणा मैंने की कुरुक्षेत्र में, कपिल नाम का एक नौजवान है और वो पर्वतारोही हो गया, पर्वत पर चढ़ गया। तो हमें भी प्रसन्नता हुई। लोगों ने कहा कि इनकी कुछ मदद। हमने कहा 5 लाख रुपए इनको इनाम, घोषणा 5 लाख घोषणा की थी। जैसे वो डिपार्टमेंट में आया, डिपार्टमेंट ने उनसे नाम पता पूछा, उनका बैंक अकाउंट पूछा, क्या करते हो, पता लगा वो सरकारी कर्मचारी है। और नियम ये है कि सरकारी कर्मचारी को सीएम के डिस्क्रिशनरी कोटा में से कुछ नहीं दिया जा सकता। अब वो फंस गई घोषणा। अब फंस गई तो उसके बाद फिर आज ही हमने किसी भी डिपार्टमेंट से कहाँ से दिया जा सकता है, तो पता लगा कि वो पुलिस में कर्मचारी है। तो पुलिस विभाग के पास एक फंड होता है जो इस प्रकार के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो पुलिस विभाग से 5 लाख रुपया उस कपिल देव को आज दिलाया। तो कई बार ये कठिनाइयां हो जाती हैं। कभी कभी हम घोषणा करके आते हैं, नीचे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है किसी का भी। अब ये फॉर्मेलिटीज तो पूरी करने पड़ेंगे हर किसी को। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद किसी का पैसा को रोकने का कारण नहीं है। मेरे पास डिस्क्रिशनरी कोटे के 40 करोड़ रुपए हैं, वो कोई महीने के ले नहीं जाने। अगर वो नहीं बटेंगे तो साल के बाद लैप्स हो जाएंगे। लैप्स क्यों करने हैं? 2019 को लेकर आखिरी सवाल मेरा, चुनाव कहां से लड़ेंगे? देखिए, मैं इसका उत्तर कई बार दे चुका हूँ और ये कुछ लोग ऐसे जो इस विषय को उठाते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सबसे बेहतर मंच है कि पूरा प्रदेश जान लेगा कि नहीं, मैंने बता चुका हूँ मैं। देखिए, करनाल की जनता ने, वैसे तो ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय हमारी पार्टी करती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पूछेंगे तो मैं जहाँ से जिस कंस्टिट्यूंसी से पहले चुनाव लड़ा हूँ उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों का प्यार है कि उन्होंने मुझे यानी 82,000 वोट दे करके मुझे जिताया। 82,000, बहुत बड़ी एक 63,000 मतों से आप जीते। हाँ, बम्पर उन्होंने। और कुल मिलाकर के उस जनता के प्यार के नाते आज भी जब वो मेरे पास यहाँ आते हैं या वहाँ मैं महीने में एक आध चला जाता हूँ तो सभी वहाँ के लोगों की एक इच्छा है कि मुझे वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। वहाँ से चुनाव न लड़ने का कोई कारण नहीं है। बाकी ये निर्णय हमारी पार्टी करती है, जैसा पार्टी कहेगी वैसा करें। मैंने सोचा तो ये था कि ये आखिरी सवाल रहेगा, पर जब आपने करनाल के संदर्भ में इतना कुछ बता दिया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि करनाल को मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को चुन के मिला क्या? इन 3.5 साल में कोई ऐसी बात जो आप साझा करना चाहें इस मंच से कि करनाल ने जो आपको मौका दिया इस प्रदेश का नेतृत्व करने का, तो उसके एवज में आपने ये प्रश्न पूछ करके मुझे अपने विपक्षी मित्रों के ऊपर एक और अटैक करने का मौका दे दिया। स्वागत। हरियाणा में जो भी शासन चलता रहा वो भेदभाव के आधार पर चलता रहा, चाहे वो जातियों के ऊपर भेदभाव, चाहे इलाके का भेदभाव, चाहे कंस्टिट्यूंसी का, जिले का भेदभाव। जो मुख्यमंत्री बनता था वो मोर और लेस एक जिले का मुख्यमंत्री बन के हो जाता था। चाहे वो सिरसा जिला लगा लो, भिवानी जिला लगा लो, हिसार जिला लगा लो, रोहतक जिला लगा लो। मैंने करनाल के लोगों को कहा था कि मेरे से ये अपेक्षा ना करना कि मैं करनाल का मुख्यमंत्री रहूंगा, ये अपेक्षा ना करना। जो सारे प्रदेश में होगा वो करनाल में होगा।
हाँ, सारे प्रदेश में शायद मैं हर कंस्टिट्यूंसी में साल में एक बार जाऊंगा, आपके पास हर महीने आऊंगा, आपके पास एक महीने में आ जाऊंगा, महीने में आऊंगा। आपकी कोई व्यक्तिगत बातें छोटी बड़ी ये सब होंगी, कोई कठिनाइयाँ होंगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, इसमें उसमें, वो एमएलए के नाते मेरी जिम्मेवारी है। तो एक एमएलए जितना अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता है उतना शायद मैं नहीं जा पाता है, फिर भी करनाल के लिए मैं एमएलए भी हूँ, मुख्यमंत्री भी हूँ। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का हूँ, एमएलए करनाल का हूँ। इस नाते से करनाल के यानी वहाँ के लिए कोई कठिनाई नहीं आती है। करनाल के सामान्य काम सभी हो रहे हैं, चाहे वहाँ की सड़कें हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ है, चाहे वहाँ की जितने भी विकास के काम हैं वो सब हैं, जनता से मिलना जुलना है, जितने वहाँ की आवश्यकताएं हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती है। फिर भी करनाल के अंदर जैसे अब एयरपोर्ट का विकास विस्तार ये करने की बात है, करनाल के अंदर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक यूनिवर्सिटी वो वहाँ बन रही है। करनाल में एक हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये बनाई है। तो करनाल के अंदर विकास के कामों में कहीं कोई कमी नहीं है। मोरओवर अब केंद्र सरकार की जो एक मूल्यांकन करने की पद्धति है, उन्होंने अपना मूल्यांकन किया होगा। करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में भी दर्जा मिला है। मैं बेहद तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला, और निश्चित रूप से आपके आगमन से जनता टीवी का यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं आपका एक बार पुनः हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं।